हेलो दोस्तों। आपने शायद रिसेंटली पेट्रो डॉलर के बारे में काफ़ी सुना होगा। पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा के लिए दुनिया के ज़्यादातर ऑयल ट्रेड्स डॉलर्स में होते थे। जो भी देश ऑयल खरीदना चाहती थी उसे डॉलर्स पहले अक्वायर करने पड़ते थे, और जो देश ऑयल बेचते थे वो डॉलर्स इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते थे। ये बॉन्ड्स यूएस के डेफिसिट्स को बहुत सस्ते रेट्स पर फाइनेंस करते थे। ये एक ऐसा लूप था जो डॉलर की ग्लोबल पोजीशन को स्ट्रांग बनाता था। लेकिन अब लगता है कि इस मैकेनिज्म की पावर कम हो गई है। ब्रैड सेट्सर, जो एक फॉर्मर यूएस ट्रेजरी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग थीसिस दिया। उनका कहना है कि पेट्रो डॉलर का फ्लो लगभग खत्म हो गया है, और ऐसा स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस के ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को डिस्टर्ब करने के पहले से ही हो रहा था। आसान शब्दों में उनका कहना है कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड अब डॉलर डोमिनेंस को पहले जैसे सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर ऑयल प्राइसिंग का मेन मीडियम नहीं रहा। डॉलर अभी भी प्राइमरी है। लेकिन सवाल यह है कि पेट्रो डॉलर फ्लो कम होने का मतलब एक्चुअली है क्या, और करंट ऑयल क्राइसिस इसको कैसे अफेक्ट करता है। आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को ही आंसर करेंगे। सबसे पहले हम पेट्रो डॉलर के ओरिजिन को समझेंगे, फिर हम एक्सेस ऑयल सप्लाई का पेट्रो डॉलर पे इम्पैक्ट समझेंगे। एंड में हम ये भी समझेंगे कि करंट ऑयल शॉक का पेट्रो डॉलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सेट्सर की बात समझने के पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं कि पेट्रो डॉलर आया कैसे। 1973 में सऊदी अरेबिया ने अरब ऑयल कंट्रीज को लीड किया और इन्होंने यूएस को ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। ये यूएस का इजराइल को सपोर्ट करने का बदला था। ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ गए। तब यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन के साथ जूझ रही थी और ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट भी थी। इस डिसीजन के कारण यूएस को फ्यूल शॉर्टेजेस फेस करने पड़े। साथ ही साथ यूएस की करेंसी भी प्रेशर में ही थी, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम खराब हो गया था और डॉलर पर ट्रस्ट कम हो रहा था। लेकिन ये क्राइसिस यूएस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया। सऊदी अरेबिया के पास भी प्रॉब्लम्स थी। हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा डॉलर रिजर्व्स आ गए थे, लेकिन वो पैसा मोस्टली कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जैसे नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स में जा रहा था। प्रोडक्टिव और ट्रेडेबल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल था। ये डच डिजीज का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां रिसोर्सेज बढ़ने के कारण इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। डॉलर्स का रिजर्व बढ़ रहा था, लेकिन उनका प्रोडक्टिव यूज ही नहीं हो पा रहा था। तो तब यूएस और सऊदी दोनों को सोल्यूशन चाहिए था। तब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी विलियम साइमन ने एक आइडिया दिया। ये कोई फॉर्मल पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन यूएस ने सऊदीज को स्पेशल फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियलिटी कमिटमेंट्स दिए। बेसिक अरेंजमेंट ये था कि यूएस सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन और वेपन सप्लाई देगा। बदले में सऊदी अपना ऑयल यूएस डॉलर्स में प्राइस करेगा और अपनी सरप्लस अर्निंग्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करेगा। इस अरेंजमेंट के थ्रू सऊदी को अपने डॉलर्स का प्रोडक्टिव आउटलेट मिल गया और डिफेंस स्ट्रेंथन करने का मौका भी, और यूएस को एनर्जी सिक्योरिटी मिल गई। बाद में दूसरे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने भी यही मॉडल फॉलो किया। अब दुनिया को ऑयल खरीदने के लिए डॉलर्स रखने पड़ते थे। इसके कारण डॉलर ग्लोबल ट्रेड का डिफॉल्ट करेंसी बन गया, और फिर वही डॉलर्स वापस यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट होते थे, जिससे यूएस को बहुत सस्ते रेट्स पर बोरोइंग मिलती थी। ये एक ऐसा फीडबैक लूप बन गया जो तोड़ना मुश्किल था। इसी को लोग अमेरिका का एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहते हैं, जहां ये अपनी करेंसी में ही लो रेट्स पर पैसे बोरो करता है, क्योंकि दुनिया को डॉलर यूज करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की, जहां पेट्रो डॉलर फ्लोस प्लेटो या बढ़ के फ्लैट दिख रहे हैं। पिछले साल ऑयल ग्लट था, मतलब ऑयल सप्लाई ज्यादा थी। प्राइसेस $60 to $70 पर बैरल तक गिर गए। सेट्सर के एनालिसिस के हिसाब से इतने लो प्राइसेस पर ऑयल एक्सपोर्टर्स के पास ज्यादा डॉलर सरप्लसेस बनते ही नहीं है। सऊदी अरेबिया खुद एक्सटर्नल डेफिसिट पे चल रहा था, क्योंकि वो अपना ऑयल फिस्कल ब्रेक इवन से भी कम प्राइसेस में बेच रहा था। एग्रीगेट लेवल पर दुनिया के दो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स सऊदी अरेबिया और रशिया ने मिलकर लगभग कोई पेट्रो डॉलर जनरेट ही नहीं किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर की इंपॉर्टेंस कम हो गई। अब जो डॉलर सरप्लसेस बनते हैं वो पहले जैसे यूएस ट्रेजरीज में नहीं जा रहे। गल्फ स्टेट्स में सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा यूएस ट्रेजरी का इन्वेस्टर है, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया में 17th रैंक पे है। गल्फ कंट्रीज अब अपने ऑयल प्रॉफिट्स को सॉवरेन वेल्थ फंड्स या एसडब्ल्यूएफ्स के थ्रू ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे हम पेट्रो इक्विटीज कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सऊदी का पीआईएफ या पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड दुनिया के सबसे बड़े एसडब्ल्यूएफ्स में से एक है, और ये कई बिलियन डॉलर्स इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। इनमें बिग टेक फर्म्स जैसे काफ़ी अमेरिकन कंपनीज भी हैं। गल्फ के पास मिला के $4 to $5 ट्रिलियन के एसडब्ल्यूएफ एसेट्स हैं,
जिसमें लगभग 70% इक्विटीज में इन्वेस्टेड हैं, फिक्स्ड इनकम डेट में नहीं। ये डाइवर्सिफिकेशन का ट्रेंड ही ट्रेडिशनल पेट्रोडॉलर मैकेनिज्म के वीक होने का एक बड़ा कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन देशों ने डॉलर इकोसिस्टम छोड़ ही दिया है। एक्चुअली इसका उल्टा है। एप्पल या एनवीडिया के शेयर्स भी डॉलर डिनोमिनेटेड ही हैं, बिल्कुल ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरह, और एसडब्ल्यूएफ इन शेयर्स में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। एक और बड़ा चेंज हुआ है जो ऑयल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये डॉलर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चेंज हाल ही में हुआ है। गल्फ कंट्रीज ग्लोबल डॉलर लिक्विडिटी का अब मेन सोर्स नहीं रहे। ये रोल ईस्ट एशिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज ने ले लिया है। चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देश ने एक्सपोर्ट्स के थ्रू बहुत बड़े डॉलर रिजर्व्स बना लिए हैं। ये देश यूएस ट्रेजरीज के सबसे बड़े होल्डर्स में से हैं। इनका स्केल इतना बड़ा है कि पेट्रोडॉलर सिस्टम इनके कंपैरिजन में सेकेंडरी या कम ज़रूरी लगने लगा है। ये मानना गलत नहीं होगा कि दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट इकोनॉमीज, खास करके चाइना, डॉलर के स्टेटस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसे मैन्युफैक्चरिंग डॉलर भी कह सकते हो। तो डॉलर को अपने पोजीशन में रहने के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं है। आज डॉलर ग्लोबल फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के 88% में यूज़ होता है। मतलब पेट्रोडॉलर कम इंपॉर्टेंट हुआ, लेकिन डॉलर खुद इंपॉर्टेंस नहीं खोया। आज दुनिया एक मेजर ऑयल शॉक फेस कर रही है। ये शायद 1973 के बाद का सबसे बड़ा ऑयल शॉक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोबल पेट्रोलियम का लगभग 20% फ्लो होता है। नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर ये चोक हो जाए तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, गल्फ एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा डॉलर्स मिलेंगे और वो उन डॉलर्स को यूएस एसेट्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। क्लासिक पेट्रो डॉलर साइकिल में ऐसा ही होता था। लेकिन अब रियलिटी काफ़ी अलग है। इराक, कुवैत, कतर, यूएई जैसे देश अगर फिजिकली ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हाई प्राइसेस का इन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। उन्हें अपने रिजर्व्स यूज़ करने पड़ सकते हैं जो इनके डॉलर सिस्टम को कम करेंगे, इसे बढ़ाएंगे नहीं। सेटसर के हिसाब से सऊदी अरेबिया ऑल्टरनेटिव रूट्स यूज़ कर सकता है, लेकिन उसे अपना बजट बैलेंस करने के लिए $91 पर बैरल से ज़्यादा का ऑयल प्राइस चाहिए, जो अभी नहीं है। और अगर एसडब्ल्यूएफ ऑलरेडी बोरो कर रहा है तो मीनिंगफुल पेट्रोडॉलर रिसाइकलिंग के लिए लगातार हाई प्राइसेस चाहिए। इस सिचुएशन में एक्चुअली रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और नॉर्वे को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनके रूट्स पे कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन ये देश भी अपने डॉलर्स यूएस ट्रेजरीज में रिसाइकल नहीं करेंगे। रशिया सैंक्शंस के अंडर है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नॉर्वे का फंड यूएस एसेट्स खरीदता तो है, लेकिन एक पैसिव इन्वेस्टर की तरह। सबसे बड़ा इम्पैक्ट एशिया पर पड़ता है। इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ता है और उनके डॉलर सरप्लसेस कम हो जाते हैं। इंडिया को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स यूज करने पड़ रहे हैं ताकि रुपी को वो स्टेबल रख सके। पेट्रो डॉलर सिस्टम ने डॉलर डोमिनेंस को मजबूरी के थ्रू बनाया था। अलग अलग देशों को डॉलर्स रखने पड़ते थे क्योंकि ऑयल डॉलर्स में ही बिकता था। आज वो सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक $35 ट्रिलियन ऑफशोर डॉलर इकोसिस्टम और डीप यूएस इक्विटी मार्केट्स आ गए हैं जो स्ट्रक्चरली ज़्यादा टिकाऊ हैं। फिर भी पेट्रो डॉलर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गल्फ कंट्रीज अब भी यूएस एसेट्स में इन्वेस्टेड हैं, बस इनका तरीका बदल गया है। डॉलर रिजर्व्स अभी भी ज़रूरी हैं, चाहे फ्लोज कम हो गए हों। और अगर ऑयल प्राइसेस फ्यूचर में बहुत बढ़ गए तो फिर से लार्ज स्केल पेट्रो डॉलर सरप्लसेस जनरेट हो सकते हैं। चाहे 1973 हो या 2026, ग्लोबल ट्रेड में एक चीज़ कांस्टेंट रही है और वो है डॉलर। आपको क्या लगता है, क्या इस क्राइसिस के कारण डॉलर अपना पोजीशन खो सकता है? अगर डॉलर का पोजीशन जाता भी है तो आपके हिसाब से कौन सी करेंसी इसे रिप्लेस कर सकती है? रुपी, यूरो, रेनमिनबी या कोई और? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।